ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को महिलाओं की पहली पसंद बताया। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पीएम ने लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से संबंधित विचार के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद के विशेष सत्र बुलाने का भी उल्लेख किया। साथ ही पीएम ने देश के लोगों को आश्वस्त किया कि जिन भी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण करने का काम किया है, उन्हें लोकसभा सीटों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा, सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो सभी राज्यों की भागीदारी और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार में जो महिला सशक्तिकरण है वो हमने देखा है और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही जो एक भरोसा कहीं ना कहीं नजर आता है। फिर ना सिर्फ महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की हम बात करें, गरीबों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, हर किसी के लिए। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में घबराहट भी है। और हमारा जो आज का विशेष है वो यही, टीएमसी के गढ़ में पीएम मोदी की जो गर्जना है, इसके किस तरीके से इसको हम देख भी सकते हैं, क्योंकि एक घबराहट टीएमसी में यहाँ नजर आ रही है। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष पर, टीएमसी के गढ़ में पीएम मोदी की गर्जना। इस तरीके से आज वहाँ पीएम मोदी की जो गूंज है वो सुनाई दी है, उसको लेकर आखिर क्यों एक घबराहट जो है टीएमसी में नजर आ रही है, इसको लेकर कई सवाल खड़े भी होते हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल फिलहाल जुड़ चुका है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की। साथ ही संजय चक्रवर्ती जी हैं, टीएमसी नेता, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले माधवी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर किस वजह से एक परिवर्तन चुनाव वहाँ पे खासतौर से माना जा रहा है? एक ना सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है बल्कि एक परिवर्तन, एक बदलाव का चुनाव लगातार कहा जा रहा है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार को यहाँ पर घेरा और बताया कि कैसे भय का माहौल है, जंगल राज है, ऐसे में भरोसा बीजेपी पर आखिर क्यों जनता का नजर आता है? देखिए मुकुल जी, ऐसा है कि एक परिवर्तन हुआ था जब ममता बनर्जी ने वामफ्रंट को हटाया था। 34 वर्षों का एक लंबा शासन था और लोग त्रस्त हो गए थे। उनकी जो नीतियां थी, उनकी रक्तरंजित राजनीति की जो पॉलिसी थी, लोगों के घरों में उपद्रव मचाना और जो उद्योग धंधों पर पूरी तरीके से विराम लगा देना, ये एक बंगाल की जो है वो एक बंगाल का एक पैटर्न बन गया था, जिससे निजात पाने के लिए लोगों ने ममता बनर्जी जी का चुनाव किया। लेकिन आज वही परिवर्तन फिर से बंगाल चाह रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक लंबे कालखंड को जीने के बाद पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन ममता बनर्जी के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों ने परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं कर पाई ममता बनर्जी। और आज पश्चिम बंगाल में जो है 6000 से ज्यादा उद्योग धंधे जो है वो बंद हो गए। तांत के मामले में जो तांत की साड़ियां पूरे विश्व में विख्यात थी, आज वो तांती जो है वो अपना काम छोड़ चुके हैं। जिस चीजों के लिए खास करके चावल के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पे था, वो आज तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है। शिक्षा के मामले में भी पतन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक परिवर्तन हो और वो परिवर्तन ऐसा हो जो लोगों के साथ न्याय कर सके। इसी परिवर्तन का नाम लेकर और मांग के साथ बंगाल की जनता भी परिवर्तन चाहती है
और भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के इस सोच को और एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों जी के साथ खड़े होकर उनके इन सारे विकल्पों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर सके। चलिए, बिल्कुल उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, लेकिन संजय जी आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से लगातार जो आरोप लगे हैं, घुसपैठ को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जाए या हर वर्ग के साथ अन्याय की बात की जाए, और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर आज हमने देखा पीएम मोदी एक बार फिर से मुखर होते हुए नजर आए। सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार। और ये गर्जना और गरजते हुए ये सारी चीजें, ये शब्द बड़े सुनते हैं, हर चरण में सुनते रहते हैं। जी। आज गरजे, वहाँ गरजे, बरसे और बिल्कुल बरस पड़े पूरी तरीके से। और ये जो बातें हैं, जिस तरीके से बातें करते रहते हैं, ये पिछली बार भी अब की बार दीदी दीदी ओ दीदी, अब की बार 200 पार और ये वो। सर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, अगर यहाँ के प्रवक्ता लोग जो है जैसे बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे एक बार चले जाइए, वहाँ पे एक बार रिपोर्टिंग देखिए, समझ में आ जाएगा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जी और किस तरीके से हमारी एक तरफा जीत है। और अगर इन लोगों की हालत इतनी खराब है इस समय कि बाकायदा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड से लोगों को ले जाकर के फॉर्म 6 भरवा करके उनकी वोटिंग जी। बढ़वाई जा रही है और बाकायदा ये पकड़ा जा चुका है। लेकिन और संजय जी इसके एसआईआर को लेकर तो टीएमसी लगातार विरोध करती आई। वही तो बोल रहा हूं ना, यही तो हो रहा है। एफआईआर को लेकर के विरोध करते आए, इसीलिए करते आए क्योंकि जी वहां पे बाकायदा देखिए, सबसे पहले एफआईआर शुरू होने के पहले शुभेंदु अधिकारी का पहला बयान आया था 1 करोड़ 20 लाख के वोट काटे जाएंगे। लेकिन कैसे पता अब चला? जो स्थिति एक सामने आई सुन है, लीजिए। टीएमसी के सर, नेता आप हैं, सर, पार्टी से प्लीज, जुड़े हुए प्लीज, हैं, प्लीज, जो कि जनता प्लीज, को सर। डराते धमकाते नजर आते हैं, कहते हैं कि टीएमसी को वोट देना होगा। सर ये पहली बात तो ये है, ये टोटल बेकार है, बकवास बातें हैं कि टीएमसी को वोट देना होगा, जनता को डराते हैं। सर जी 80 से 86% जनता को डरा लेकिन देंगे पुलिस आप। ने तो गिरफ्तार भी किया उनको। सर मैं एक बात बताऊं, अब ये कहाँ नहीं होता ये, जी हमने खुद देखा है आपके उपचुनाव में, रामपुर में, अयोध्या में किस तरीके से, यानी उसको आप जायज मानते हैं और मानते हैं कि वाकई हमने टीएमसी की लोगों ने गुंडाई खुद देखने को देखा मिलती है। है। ये गुंडाई होती है, हर जगह पे गुंडाई करते हैं लोग, लेकिन जी सब थोड़ी ना लेकिन गुंडाई बंगाल होती है। में कुछ लोग आखिर होते हैं। क्यों, कब तक ये गुंडागर्दी? देखिए पहली जनता बात तो डरी हुई है वहां पर। गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती, पहले ये बताइए, क्या बिहार में देखिए चुनाव गुंडागर्दी नहीं पश्चिम हुई? बंगाल में, मैं तो वहीं की बात कर रहा हूं अभी। बिहार मैं फिर से आपको, मैं देश की बात कर रहा हूँ। जी मैं एक देशवासी हूँ, मैं पूरा देश के लिए बात करूंगा जब बात करूंगा। लेकिन तो पहले केवल बंगाल की पश्चिम तो बात बंगाल कर को लें, जहां पर देखिए। जनता डरी मैं हुई है, बंगाल में सहमी बात हुई कर रहा है। हूँ ना, मैंने कहा ना कि अगर आप जीत रहे हैं चुनाव तो आपको जो है 28 फरवरी के बाद से आपको अभी क्यों जरूरत पड़ रही है फॉर्म 6 बाहरी लोगों का भरवाने की, क्यों जरूरत पड़ रही है? जी क्यों इस तरीके से जो है आज देश के अंदर इतना विकट समस्या है? अभी जो है कुवैत से 20 लाशें आई हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है जो बात आप कर रहे संजय हैं। जी कर रहे हैं उसका प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। टीएमसी सर आखिर क्यों पूरा मुखर वीडियो होकर है नहीं वो सर, प्रमाण सामने देती है? पूरा वीडियो सामने है सर, सोशल और मीडिया जिस वीडियो न्यूज की नहीं मैं बात कर रहा हूं उस पर आप दिखाता, जिक्र भी नहीं न्यूज करना चाहते हैं। नहीं, आप न्यूज चैनल नहीं दिखाते तो ये बात अलग है, लेकिन जी। सोशल मीडिया में तो पूरी तरीके से वो छाया और हुआ है। टीएमसी और तो देखिए बाकायदा कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें नहीं लगता कि उसको दिखाना भी चाहिए, जो कि अपने आप में अशोभनीय भाषा, अमर्यादित भाषा। क्या वो टीवी दिखाएंगे? और क्या वाकई अब पार्टी जो है, राजनीतिक दल हैं, वो तय करेंगे कि एक टीवी चैनल जो है, न्यूज चैनल जो है, किस तरह की भाषा परोस रहा है, क्या कुछ दिखा रहा है? शेखर अय्यर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई राजनीतिक दल जो है उनका ये एजेंडा हो गया है कि हमें जो परोसना है वो बस जनता तक पहुंचे, फिर चाहे उसके लिए हमें किसी भी कहीं भी जाना पड़े, किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े? अमर्यादित भाषा क्या होती है? 80-20 जी बिल्कुल संजय जी, आ रहा हूं। पहले शेखर अय्यर जी से मैं थोड़ा सा उनसे भी यहाँ चर्चा में उन्हें शामिल कर लूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये मर्यादित भाषा है, ये सब, ये सारी शेखर जी किस तरीके से आप नहीं, देखते हैं? मुकुल जी देखिए 2021 से लेकर पिछले 5 साल में लगातार जिस तरह डोमिनेट करते आए हैं ममता, पिछले 15 साल में 21 से और 26 बीच में क्या ममता सरकार की गवर्नेंस में कुछ बदलाव आया है? बंगाल में कोई बड़ी तरक्की हुई है? बंगाल के लोग क्या बहुत खुश है? अगर इतना खुश है तो एसआईआर को लेकर क्यों इतनी राजनीति हो रही है? अगर एसआईआर में अन्य प्रदेश के लोगों को अंदर लाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, कोलकाता हाई कोर्ट मॉनिटर्ड ट्राइब्यूनल्स को क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा है? मल्डा जैसे घटना क्यों हो रही है? देखिए बात यह है, कहीं ना कहीं ममता और बाकी तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है
कि अभी भी उनको लग रहा है कि पूरा वो डोमिनेट कर रहे जी। हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन खिसक रहा है। लेकिन कितना खिसेगा क्या, क्योंकि पिछले बार 2000 का 200 के ऊपर था, 200 के ऊपर सीटें जीते थे, वहां तो 294 सीट्स है। अब उनको लग रहा है कि भाई बीजेपी पिछले चुनाव में 77 जीते थे, क्या वो 77 से सीट बढ़ जाएगी? क्योंकि देखिए ममता के लिए प्रॉब्लम यही है कि जब तक अपने आप को एक विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट ना करे, और इसलिए वो मौका देख रहे हैं, ये जो हिंसा घटना हो रहे हैं, इसमें जो जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे क्या क्या कोशिश हो रही है? भाई किसी तरह ऐसा एक सिचुएशन बना दो ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये दबाव डाल दो। और जितने नाम हटे हैं, एक बात मुकुल जी, सबको पता है जो नाम हटे ज्यादातर नाम किनका है? जो मर चुके हैं, जो वहां स्थानीय लोग नहीं है, और जिन जो भी बाकी रह गए हैं उनको वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इतना देर क्यों हुआ एसआईआर को? ये एसआईआर कौन होने नहीं दिया था? किसकी कोऑपरेशन नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगाना पड़ा, डायरेक्टिव देना पड़ा, भाई कोऑपरेट करो। तो ये सारे जो चीजें हैं, देखिए, और शेखर जी सिर्फ एक मामले में नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं कई बार दखल देना पड़ा है। कानून व्यवस्था की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन माधवी जी, क्या वाकई जिस तरीके से संजय जी अभी जिक्र कर रहे थे कि गुंडाई तो हर जगह होती है, यानी उसको तो वो मान रहे हैं कि टीएमसी गुंडाई करती है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री जब ये कहती हैं कि टीएमसी है तो आप सेफ हैं, वरना आपको भुगतना होगा, आपको फिर पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है, इस तरह की धमकी जब दी जाती है, तो फिर जो बाकी नेता हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या उम्मीद की? देखिए मुकुल जी, मैं जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही जिस तरीके से इसका विरोध करना शुरू किया था और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश इनकी तरफ से, इनकी पूरे टीएमसी की तरफ से जो है पूरे बंगाल भर में शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया था। और बहुत से लोग जो है वो रातों रात भागने भी लगे थे, जिनके पास में कच्चे कागज थे, जो बॉर्डर पार करके आ गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी सारी जितनी भी भ्रम फैलाने की जो स्थिति थी ना, वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है पूरा एकदम गृह युद्ध छिड़ जाए और लोगों में अराजकता, भ्रम की स्थिति के कारण लोगों में जो है आपस में इतना हलचल हो जाए ताकि यहाँ पे हिंसा भड़क जाए। लेकिन वो इसमें बार बार, क्योंकि इन सारी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बंगाल की स्थिति से केंद्र सरकार और एक तरीके से देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अवगत है, क्योंकि इनका ऐतिहासिक जो स्थिति रही है इन सारे पार्टियों की, वो बंगाल को किस तरीके से तकलीफ देती है चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर बहुत ही तकनीकी तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से उन सारी चीजों को, उन सारी गतिविधियों पर जो है नजर रखी जा रही थी। तो ये सक्सेस नहीं हो पाई कि वो जो चाहती थी लोगों में एक भ्रम पैदा करके जो यहाँ पे द्वंद्व पैदा कर दे या फिर यहाँ पे हिंसा भड़का दे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस क्रिया में बार बार वो कुछ ऐसा नया बोलने की कोशिश करती हैं तो लोग उत्तेजित हो जाएं। इसी क्रम में उन्होंने संजय जी, क्या वाकई यही स्थिति है जिसका जिक्र माधवी जी कर रही हैं कि कोशिश की जाती है कैसे भ्रम फैलाया जाए, भय फैलाया जाए, कैसे लोगों को उकसाया जाए? देखिए, पहली बात ये है कि असल बात क्या है, इन लोग खुद भ्रम में है। ये इतनी भ्रमित है कि अभी तक जो है बंगाल में ये पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव लेकर, विधानसभा चुनाव लेकर के, उपचुनाव लेकर के कभी जीत नहीं पाए। ये हमेशा हारते रहे। और जो इन्होंने 78-77 सीटें पिछली बार जो जीती थी, वो सिर्फ इस भ्रम में जीत गई थी क्योंकि 303 सीटें लोकसभा के जीत चुके थे। और उस भगदड़ में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन कर गए थे और उसमें 77 में से 48 सीट लोग ऐसे थे जो बाहरी लोग थे, जो लोग जीते थे। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, अगर हम जीते होते, अगर इन्होंने यही भ्रम फैलाया था लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 18 से 12 पे उतर के आ गए, हम जो है बस 22 से 29 पे चले गए। ये भ्रम फैलाने की स्थिति इनकी है। सबसे यानी आपका ये मानना है कि टीएमसी की तरफ से कोई भ्रम या भय जो है उस तरह का माहौल नहीं है? शेखर जी, अंतिम प्रक्रिया आपसे मैं यहाँ लेना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है? जी शेखर जी। देखिए, जो ममता की अभी कोशिश क्या है कि भाई किसी तरह जो चुनावी की जो प्रक्रिया है उसमें भ्रम फैलाओ, और जो चुनाव में जो कर्मचारी है वो तो राज्य सरकार के हैं, उनको भी विभिन्न रूप से धमका जा रहा है जी, भाई आप ज्यादा इलेक्शन कमीशन ये मत करो, हाँ, क्योंकि हम फिर वापस हम ही आएंगे। ये ओपन थ्रेट है, ये थ्रेट पहले भी दे चुके हैं। देखिए, तृणमूल का जो मॉडल है ना, जो चुनाव जीतना, वो एकदम ऐसे ही है जो बात ममता करती थी वामपंथियों के बारे में,
जी 2011 से पहले वही स्टाइल है, एक प्रकार के एक साइंटिफिक सिस्टम है। जो ममता बनर्जी वामपंथियों को कहती थी भाई ये भी डराते हैं, धमकाते हैं, जी। जो लोग उनको वोट नहीं करते उन्हें वोट करने नहीं देते, वही मॉडल है यहाँ पे। यानी जिस मॉडल को लेकर आप सत्ता में आए उसी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी वजह से शायद जो जनता है वो इस बार बदलाव की उम्मीद कर रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माधवी जी और संजय जी, शेखर अय्यर जी। तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनावी संग्राम है इस बार का और दिलचस्प होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं न्यूज़ नाइट में, जल्द हाजिर हो।